अब ये खिलाफत का ही एक्सटेंशन नॉन कॉपरेशन है। अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को 1922 में जब खत्म किया जाता है 5 फरवरी को, उसके बाद पूरी पिक्चर बदल जाती है और वो पिक्चर फिर कभी रिवर्स मोड में नहीं आती है। फिर कभी इंटरेस्ट, हिंदू मुस्लिम इंटरेस्ट शायद ही कभी उतने अच्छे से देखने को मिले हैं जैसे इस मूवमेंट में देखने को मिले थे। अब चूंकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया जाता है तो जो कम्युनल फोर्सेस दब गई थी इस दौरान 1912 से 1924 के दौरान, जब लॉयलिस्ट वर्ग थोड़ा दब करके नेशनलिस्ट हिंदू सामने आया था, जब नेशनलिस्ट मुस्लिम सामने आया था, उस फोर्सेस को फिर से एक बार आने का, ऊपर आने का मौका मिल जाता है। तो आप देखो जब नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ किया जाता है तो फिर से कम्युनल फोर्सेस हैं उनको बुरा लगता है कि भाई खिलाफत मूवमेंट तो हम लोग किसके लिए लड़ रहे थे, मुस्लिमों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, और वो अभी हमें मिला नहीं है क्योंकि खिलाफत मूवमेंट 1924 तक चलता है, जब तक वो टर्की में मामला कमाल पाशा की गवर्नमेंट सुलझाती नहीं है। तो यहां पर जब इसका विड्रॉ होता है इसके बहुत ही बुरे रिपरकशन होते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि खिलाफत मूवमेंट के बाद इवन जो शौकत अली और जो अली ब्रदर्स थे वो लोग इतने ज्यादा मतलब कम्युनल हो जाते हैं, उनकी अलग सेपरेट, वो खुद कहते हैं कि कांग्रेस क्या है, हिंदू बॉडी बन के रह गई है। अली ब्रदर्स कहते हैं जो एक समय गांधी जी के मतलब शिष्य के रूप में काम करते हैं, जो गांधी जी के शब्द होते हैं गांधी जी को आगे रखते हैं, गांधी जी आप हमारा मूवमेंट लीड करो, वो ऐसे अगर किसी को उसी संस्था को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं तो इट्स अ मेजर डेवलपमेंट। अब लेकिन इसके साथ में आप दूसरी तरफ ये भी रखना है कि 1915 में, लगभग 1915 में क्या होता है, हिंदू महासभा का फॉर्मेशन हो जाता है। हालांकि हिंदू महासभा जो है मुस्लिम लीग की तरह नहीं है, आपको ये याद रखना है, दोनों का कभी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, मुस्लिम लीग इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, बट हिंदू महासभा, विपिन चंद्रा लिखते हैं कि हिंदू महासभा कभी उतनी रेडिकल नहीं हुई इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। उसके रीजन ये है कि उस समय जो हिंदुओं का वर्ग था वो बहुत बड़ा वर्ग एजुकेटेड था, आप समझो, डेमोक्रेसी के आइडियल्स पर विश्वास करता था। तो कोई अगर हिंदू बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता था तो ये सारी फोर्सेस जो हैं उनको दबा लेती थी। लेकिन इसके ठीक जो पिक्चर होती थी वो मुस्लिमों का केस होता था। मुस्लिमों में और सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है, हिंदू महासभा को कभी कंसेशन नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था? कंसेशन। हिंदू महासभा चिल्लाती रहे, गवर्नमेंट सुनती ही नहीं है। वहीं पर मुस्लिम कोई पहुंच गया कि साहब हम तो मिनोरिटी में हैं, तो तुरंत उसकी मांग, हाँ तुम्हें ये चाहिए, लो 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 लो, तुम्हें सेपरेट इलेक्टेड चाहिए, तुम्हें सेपरेट प्रोविंस चाहिए, तुम्हें सीट एक्सटेंशन चाहिए, लेजिस्लेचर तुम्हें दे दूं, क्योंकि उनको वहां पर फायदा है, वो दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड रूल। लेकिन हिंदू महासभा के, बेशक ये हिंदू महासभा जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है एंड देन धीरे धीरे हिंदू कल्चर को सेव करने की बात है, वो इस समय भी साथ साथ शुरू हो जाती है, चलती है, लेकिन वो उतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं हो पाती है, खासकर 1920, 22, 24 तक, जितना ज्यादा मुस्लिम लीग होती है उस समय तक, क्योंकि जिस प्रकार से वो मुस्लिमों के इंटरेस्ट को सामने रखती है। अभी हम लोग चलेंगे 1922 के बाद पूरा का पूरा सीन कैसे बदल जाता है उस पर। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देख रहे थे पूरा टाइम लाइन के थ्रू, हम लोगों ने 1912 से लेकर के 24 तक का पीरियड देखा। अभी 24 में क्या होता है, 24 आते आते तक खिलाफत मूवमेंट खत्म हो जाता है और एक बार फिर से भारत में जो कम्युनिज्म होता है वो अपना सर फिर से उठा लेता है। वो कम्युनिज्म इस बार मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के द्वारा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां पर हम एक्सट्रीम कम्युनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन पर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, वो अगले चैप्टर पर बात करेंगे। तो अभी मेजोरिटी में आपको रखना है कि फिर से जो मुस्लिम लीग है वो अपनी क्या है, आइडेंटिटी, अपनी लॉयल्टी को फिर से शुरू कर देता है अंग्रेजों के लिए। उसे लगता है अंग्रेजों के साथ कॉपरेट करो और कंसेशन लेते रहो, मांग रखते रहो। लेकिन जो सबसे बड़ा अगला डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट को हम लोग देखेंगे, कहां चल के हमारी कहानी आएगी, वो है दिसंबर 1927 में। कहां पर? दिसंबर 1927 में, दिसंबर के शुरुआती महीने में दो डेवलपमेंट होते हैं। एक को इतिहास में कहा जाता है दिल्ली प्रपोजल। क्या कहा जाता है? दिल्ली प्रपोजल। और दूसरे को कहा जाता है जब इसी समय मद्रास में क्या होता है,
दिसंबर में, जो बाद में, क्योंकि ये स्टार्टिंग में दिल्ली प्रपोजल होता है, मद्रास में कांग्रेस का सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मद्रास में सेशन होता है, ठीक है। अब ये समझो, दिल्ली प्रपोजल जो है ये मुस्लिम लीग का सेशन था। किसका था? मुस्लिम लीग का सेशन था। इसमें जिन्ना जैसे लोग आते हैं और मुस्लिम लीग के कई सारे लोग आते हैं। वो किस लिए आते हैं, अब ये आपको पूछना चाहिए कि भाई ये क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि जब भारत में साइमन कमीशन, आपको पता है, आता है, तो उसका विद्रोह शुरू होता है। और साइमन कमीशन के बाद एक वहां के हमने देखा था वो पूरा पिक्चर, मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। एक सेक्रेटरी होते हैं बिरकेनहेड जो है कांग्रेस को और भारत के लोगों को चैलेंज देते हैं कि आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ। जब ये बात मुस्लिमों को पता चलती है कि कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उसमें हिंदुओं का इंटरेस्ट क्या पता वो ज्यादा रख दें, मुस्लिमों की क्या क्या बात रखी जाएगी। इसलिए मुस्लिम लीग जो है दिल्ली में एक सेशन करती है जिसमें प्रपोजल रखती है कुछ, और उसी को दिल्ली प्रपोजल कहा जाता है। इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखना है। जैसे इसमें यह कहा जाता है, जैसे कि पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें क्या चाहिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट चाहिए। क्या लेंगे हम? ज्वाइंट इलेक्टोरेट लेंगे। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या लेना है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन। क्या लेना है? रिजर्वेशन लेना है। किसके लिए? जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं वहां पर भी, और जो मुस्लिम मिनोरिटी एरियाज हैं वहां पर भी लोग। तो मतलब ज्वाइंट इलेक्टोरेट लेनी है, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेना, बहुत बड़ा सक्सेस है ये। लेकिन क्या लेना है, मिनोरिटी एरिया में तो समझ में आता है कि जहां मिनोरिटी है मुस्लिम वहां पर मांगो, सही है। लेकिन जहां मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां पर भी तुम्हें क्या चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। इस पॉइंट को हिंदू महासभा बहुत बुरा तरीके से लेती है। हिंदू महासभा को लगता है कि यार अगर मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, जहां पर वो ज्यादा संख्या में है वहां पर भी रिजर्वेशन, तब तो फिर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा और वो फिर कोई भी कानून में आगे चल के बाधा पहुंचाएंगे। हिंदू महासभा को ऐसा लगता है। तो ये पॉइंट फिर अभी हम आगे देखेंगे। दूसरा इनका जो बात रखी जाती है कि 1/3 रिजर्वेशन दो हमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, CLC में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 क्या दे दो, हमें दे दो, आप रिप्रेजेंटेशन दे दो, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा ये कहते हैं कि भाई हमें क्या करो, जो बंगाल है और जो पंजाब है, यहां पर पॉपुलेशन के अनुसार क्या कर दो, पॉपुलेशन के अनुसार हमें रिजर्वेशन दे दो, हमारी सीट रिजर्व करो बंगाल में और पंजाब में। अब जैसे बंगाल पंजाब का नाम आता है तो यहां पर हिंदू भी तो हैं, बेशक मुस्लिम मेजोरिटी है, तो फिर से क्या होता है, हिंदू महासभा फिर से चढ़ लेती है कि यार फिर से यहां पर भी इन्हें चाहिए, अलग से इनको सीट रिजर्व देनी है। तो ये प्रॉब्लम करता है। और जो अगला एक प्रपोजल रहता है, मैं यहां पर लिखता हूं, अगला जो इनका कंट्रोवर्शियल प्रोविजन रहता है कि जो 3 नए स्टेट बना दो, सिंध बना दो, ठीक है, सिंध को उस समय गुजरात में आता था, गुजरात वाला जो आसपास कटिया उसमें सिंध बना दो, बलूचिस्तान बना दो भाई साहब, और एक और सिंध बना दो, बलूचिस्तान बना दो, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बना दो, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बना दो। ये तीनों बना दो ताकि हमारे इंटरेस्ट सेफ गार्ड रहे। तो ये दिल्ली प्रपोजल था। अब इसी पर बात शुरू होने के लिए मद्रास में क्या होता है, मद्रास में दिसंबर में, क्योंकि ये दिसंबर के शुरू में मुस्लिम लीग का सेशन होता है, और 1927 में फिर कांग्रेस का अपना पूरा कहानी शुरू होता है। कांग्रेस आती है, कहती है ज्वाइंट इलेक्टोरेट चाहिए, बहुत अच्छा है। तो कांग्रेस क्या कहती है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट पास कर देती है। और अब कहता है कि यार तुम्हें मेजोरिटी में भी वो चाहिए, मेजोरिटी भी लोगे क्या, मेजोरिटी में कौन रिजर्वेशन मांगता है यार। तो कांग्रेस इसको दरकिनार कर देती, कहती जहां पर मुस्लिम मिनोरिटी में है उनको वहां पर रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा कांग्रेस कहती है 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए, चलो ये भी दे देंगे। तो 1/3 जो है मतलब 33.33% सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये भी कांग्रेस दे देती है। आप समझो मद्रास में जो कांग्रेस का सेशन होता है। अब तीसरा जो है बंगाल में और पॉपुलेशन में, ये वाला जो इशू है ये फंस के रह जाता है। दूसरा ये है सिंध को क्रिएट करना है। ये पंजाब कहती है कि जब देश में डोमिनेंट स्टेटस आ जाएगा, मतलब जब हमारी अपनी सरकार आ जाएगी, अंग्रेज भाग जाएंगे, तो हम सिंध को अलग बना देंगे और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को भी अलग बना देंगे। और एक जो सबसे बड़ी मांग यहाँ पर रखी गई थी, हालांकि उसको हम अभी आगे भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये
बात देखो बनती नहीं है, यहाँ पर डिफरेंसेस आने लगे हैं ना, दिल्ली प्रपोजल और मद्रास सेशन में। क्योंकि मद्रास सेशन में फिर से लोग मिले थे कि भाई यहाँ मुस्लिमों की क्या मांग है, लाओ देखा जाए। तो मुस्लिम कह रहे हैं हमें सिंध चाहिए, बलूचिस्तान चाहिए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस चाहिए। और एक बात और ऐड करते हैं कि इसमें रेसिडुअरी पावर चाहिए, इन लोगों के पास रेसिडुअरी पावर होनी चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेसिडुअरी पावर होनी चाहिए। आज वर्तमान में रेसिडुअरी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होने के लिए जो रेसिडुअल पावर है वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, जैसे आज हमारे देश में है। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश को या फिर किसी ऐसे इंडिया के स्टेट को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी खुद का कोई कानून ऐसा बना ले रेसिडुअरी पावर का इस्तेमाल करके। ठीक है, रेसिडुअरी पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो ये आपको पता चलता है। अब पूरी कहानी पहुंचती है 1928 में। ठीक है, 1928 में बात पहुंचती है 1928 में कलकत्ता में 1900 में सेशन होता है और यहाँ पर सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसे कहते हैं ना ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। क्या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, सभी लोग जाते हैं कि भाई ये जो नेहरू रिपोर्ट है, क्या है नेहरू रिपोर्ट है, इस पर कोई मत दिया जाए ना। तो जिन्ना फिर से 2-3 अमेंडमेंट पेश करते हैं, जिन्ना फिर से कहते हैं, क्या कहते हैं कि रेसिडुअरी पावर जो है, ठीक है, रेसिडुअरी पावर किसको दे दो? प्रोविंसेस को दे दो। ठीक है, जो नए नए प्रोविंस बनाओ, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर मैं समअप करूं, रहते हैं ज्यादा रखने को, ये बुक में दिया गया है आपको, जो मेजोरिटी का रिजर्वेशन का कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई रिजर्वेशन में जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां पर कौन सी रिजर्वेशन की बात है, तो बात नहीं बन पाती है। और ये सबसे बड़ा फेलियर रहता है भारत के इतिहास का। बाद में यही जिन्ना जो और भी मुस्लिम कम्युनल फोर्सेस का ग्रुप होता है उसके साथ जाते हैं और क्या ले आते हैं? 14 पॉइंट्स लेकर चले आते हैं, कहते हैं भाड़ में जाओ, ठीक है, हम अपना बना लेंगे। जब ऐसे कह देते हैं एक्सट्रीम में, तो अब भारत का इतिहास कभी पीछे बैक करके नहीं देखता है। और इसीलिए मैंने सबसे पहले 1932 और वो 33 वाला स्टेटमेंट आपको दिखाया था कि ये जो जिन्ना की जो 14 पॉइंट्स है, इट प्रूव्स अ मेजर डिजास्टर फॉर इंडियन हिस्ट्री। सब ब्लैंक। अब यहां पर कांग्रेस के साथ भी समस्या है। कांग्रेस ने चूंकि पहले से ही सेपरेट इलेक्टोरेट मांग के रखा है, ठीक है, हालांकि बात यहां पर बन नहीं पाती है। तो दिल्ली प्रपोजल एंड जो नेहरू रिपोर्ट है, इट प्रूव्स अ ब्लैंक, इट्स अ ब्लैक पेज इन इंडियन हिस्ट्री। और इसके बाद भी आप देखो तो ये वो दौर नहीं था कि मुस्लिम अलग ही हो गया। मुस्लिम का ये लिबरल फेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, ये लिबरल फेज है। यहाँ पर हिंदू महासभा भी उतने ही एक्टिव है, ठीक है, वो भी हिंदू कल्चर और जहां जहां पर मुस्लिम प्रपोजल रखती है पीछे बैक करने आ जाती, नहीं नहीं जाएगा, हिंदू का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो पूरा उनका भी चलता रहता है। अभी जानो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कई सारे आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में और कश्मीर में, जहां पर जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन है फिर से आता है। आपको पता होगा, मैं एक्सेप्शन बता दे रहा हूं ये कि आप ऐसे भी बता सको कि एक्सेप्शन थे, ऐसा नहीं है। एक एक्सेप्शन बहुत बड़ी बात है, खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट, ठीक है, जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, who happen to be a मुस्लिम, लेकिन वो गांधी जी के कितने बड़े फॉलोअर होते हैं। तो एक वैसे लोग भी हैं, एक जिन्ना जैसे और टीम जैसे लोग। जिन्ना बहुत लिबरल होते हैं, पहले कांग्रेस के साथ काम करते हैं, इवन तिलक का केस लड़ते हैं, लेकिन बाद में 14 पॉइंट्स के बाद जो है कहानी पीछे नहीं बैक होती है। आप ये याद करो, 14 पॉइंट्स के बाद इंडियन हिस्ट्री नेवर लुक्स बैक, ठीक है, वो दिन नहीं आते हैं, ठीक है। अब 1932 में फिर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? 1932 में कम्युनल अवार्ड जो है घोषित कर दिया जाता है। कम्युनल अवार्ड मतलब जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, वो साइमन कमीशन जब अपनी रिपोर्ट नहीं पेश करते हैं, उनके आधार पर कम्युनल अवार्ड पेश करती है। और एक बार फिर से मुस्लिमों को, ठीक है, मुस्लिम्स को, सिख को, और इस बार तो डिप्रेस क्लास को भी तोड़ने की कोशिश की गई, ठीक है, रिलीजन के लाइन पे अपीजमेंट की कोशिश की गई। तो ये पूरा डेवलपमेंट चलता है। ये लिबरल फेज था, हमने पूरा का पूरा लिबरल फेज कवर किया है। इसके बाद अभी देखोगे 1937 में के बाद जो दौर शुरू होता है उसे एक्सट्रीम कम्युनल्स कहते हैं ना, कि हमें देश चाहिए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स, जिन्ना 1947 के आसपास कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक है ही नहीं, ना उनके कपड़े एक है, ना उनका खाना एक है, ना उनका रहन सहन एक है, तो ये एक होंगे कैसे? जिन्ना ऐसे स्टेटमेंट बनाने लगते हैं। तो दैट इज कॉल्ड हेट्रेड, ठीक है, उसे हेट्रेड कहते हैं।
जहां पर लोगों की जान जाती है। तो वो अगले में हम देखेंगे। यहां पर हमने पूरा प्रयास किया है जो लिबरल फेज है, लिबरल फेज का कम्युनिज्म के सारे एस्पेक्ट देखे हैं, और इन डिटेल यू कैन हैव दैट बुक कहां गई, या द बुक इज बिपिन चंद्रा। इसमें पेज नंबर 421 के आसपास, 421-27 ये पूरा चलता है। अब देखना, हमने पूरा कवर कर दिया है, देयर इज नथिंग लेफ्ट, बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी सेंसिटिव होकर पढ़ना है, कोई बायसनेस नहीं रखनी है। सभी के अपने आइडियोलॉजी है, विचार है, सबका सम्मान है, बट वी आर प्राउड दैट वी आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, हैविंग अ लिविंग एंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट्स समथिंग ऑन विच वी ऑल हैव टू प्राउड ऑफ।